भुवनेश्वर राजधानी हमले का शिकार होने से बाल बाल बच गई। गया के पास इस्माइलपुर और रफीगंज के बीच ट्रैक को उड़ा दिया गया, जिसके चलते राजधानी के आगे चलने वाली पायलट ट्रेन फंस गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में नक्सलियों पर हमले का शक जताया जा रहा है। हमले के चलते हावड़ा रूट पर राजधानी समेत कई ट्रेनें फंसी हैं। गया और मुगलसराय के बीच कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। फंसी हुई ट्रेनों में भुवनेश्वर राजधानी, कोलकाता और सियालदह राजधानी भी शामिल हैं। इनके अलावा कालका मेल, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, सारनाथ राजगीर एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, भुवनेश्वर संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेनों के जहां तहां रुकने से यात्री परेशान हैं। मुगलसराय स्टेशन पर कई ट्रेनें रास्ता खुलने का इंतजार कर रही हैं। प्रशासन रूट को चालू करवाने में जुटा है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द रास्ता खुलवाकर ट्रेनों की आवाजाही चालू की जाए। वहीं मुगलसराय डीआरएम ने किसी तरह के नक्सली हमले से इनकार किया है। कहना हमारे लिए संभव नहीं है, बिकॉज ये तो साइट पुलिस अब पहुंचेगी, पुलिस ही बता पाएगी। अभी हम लोग कुछ नहीं इस बारे में कह पाएंगे। खाली अभी इतना पता चला है कि वो जो इंजन गया था उसके सारे पहिए पटरी से नीचे हैं। केरल के कोच्चि में भी एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। कोच्चि तेल रिफाइनरी से तेल लेकर जा रही मालगाड़ी कोच्चि के नजदीक पटरी से उतर गई। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी में आग नहीं लगी। दिल्ली एक बार फिर बाइकर्स के उत्पात का शिकार हुई है। दिल्ली के गोल डाक खाने के पास देर रात बाइकर्स ने जमकर हुड़दंग किया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बाइकर्स ने पथराव कर पुलिस की पीसीआर तोड़ दी। पथराव में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। हुड़दंगियों को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर SBS त्यागी ने खुद मोर्चा संभाला, तब जाकर उन पर काबू पाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों की सूची जारी की, जिसमें कहा गया कि विदेश जाने के लिए कोई भी बीजेपी सांसद लॉबिंग नहीं करेगा, न ही संसद की किसी कमेटी में शामिल होने के लिए लॉबिंग बर्दाश्त की जाएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी प्रवक्ताओं को निर्देश दिया गया कि वो हर सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलें। जेटली बीजेपी प्रवक्ताओं को विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार करेंगे, जिससे प्रवक्ता सरकार का अच्छी तरीके से बचाव कर सके। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसदों के पीए और पीएस को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। संसद सत्र खत्म होने के बाद उन्हें मुंबई में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया केस में पुलिस को 9 और गवाहों के नाम दिए गए हैं। ये नाम नेस वाडिया ने मरीन ड्राइव पुलिस को दिए। इससे पहले भी नेस वाडिया ने पुलिस को 9 गवाहों के नाम दिए थे, लेकिन उनमें से 6 लोगों के बारे में ही पुलिस को जानकारी मिली थी। उन 6 में से पुलिस केवल 2 गवाहों के बयान दर्ज करा पाई थी। कुछ लोगों से पुलिस संपर्क नहीं कर सकी थी, जबकि कुछ ने कई बार संपर्क करने के बावजूद बयान नहीं दर्ज कराए हैं। माना जा रहा है कि नेस वाडिया इस केस को लंबा खींचने की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ही वो नेस के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रही बदसलूकी और भेदभाव को देखने के लिए बनी बेजा बरुआ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर खुलासे किए हैं। पूर्व IAS अधिकारी MP बेजा बरुआ की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने देश की राजधानी दिल्ली को नस्लवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया है। रिपोर्ट में नस्लवाद विरोधी कानून की जरूरत पर जोर दिया गया है। एयरसेल मैक्सिस डील में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दयानिधि मारन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। मुकुल रोहतगी ने CBI निदेशक के उस स्टैंड को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनका मानना था कि पूर्व दूरसंचार मंत्री मारन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मारन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मारन बंधुओं पर आरोप पत्र को लेकर जांच टीम और CBI निदेशक की अलग अलग राय थी, इसलिए यह मामला अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया था। जांच टीम का मानना था कि मारन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मंगलवार को अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय CBI को भेजी है। मद्रास हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति को लेकर जस्टिस मार्कंडे काटजू और DMK प्रमुख के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। काटजू ने करुणानिधि पर पलटवार किया है। काटजू ने कहा कि करुणानिधि ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। करुणानिधि को बताना चाहिए कि जब वो और उनका परिवार राजनीति में आया था तब उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति है। इससे पहले करुणानिधि ने काटजू पर बेहद तीखा हमला किया था। करुणानिधि ने पूछा था कि जज की नियुक्ति में पक्षपात का दावा करने वाले काटजू
क्या प्रेस परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए इतने दिनों तक चुप थे? काटजू ने आय से अधिक संपत्ति केस के फैसले पर दबाव बनाने के लिए जयललिता की तारीफ की थी। करुणानिधि ने काटजू को पलटीबाज बताया। कहा कांग्रेस शासनकाल में पद हासिल करने के बाद काटजू उसी के खिलाफ हो गए। 2002 के दंगों में मोदी की भूमिका नहीं होने की बात पर काटजू को भरोसा नहीं था। ममता बनर्जी को लेकर भी काटजू ने अपना बयान बदला। अपने बयानों के लिए काटजू माफी मांग चुके हैं। उनकी भूमिका ही संदेहास्पद है। करुणानिधि ने जयललिता पर भी हमला बोला। करुणानिधि ने कहा कि जयललिता के खिलाफ फैसले देने वाले जज के घर का पानी और बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। AIADMK के शासन के दौरान एक जज के दामाद को गांजा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस व्यापम घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर हंगामा कर रही थी और हंगामे के बीच सरकार विधेयक पारित करवा रही थी। हंगामे को देखते हुए विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित की वापसी की मांग शुरू हो गई है। दिल्ली के सीलमपुर से विधायक मतीन अहमद ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर दिल्ली के लिए मजबूत नेता की मांग की। मतीन ने सोनिया गांधी से कहा कि दिल्ली के लोग फिर से शीला दीक्षित को अपना नेता देखना चाहते हैं। राम नाईक ने यूपी के राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। शपथ लेने के बाद राम नाईक ने कहा कि वो केंद्र और राज्य के बीच पुल का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 घंटे की बैठक के बाद भी नारायण राणे नहीं माने। अब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद अपना रुख तय करेंगे। हरियाणा की HSDPC के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। सिख नेताओं के साथ बैठक में बादल ने कहा कि वो HSDPC के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। न्यायपालिका और सरकार के बीच एक बार फिर तकरार सामने आई है। नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल एक्ट की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की टिप्पणी पर चीफ जस्टिस ने ऐतराज उठाया है। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि हाईकोर्ट के जज उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, जिससे केस निपटाने में 50-50 साल लग जाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बयान न्यायपालिका पर प्रहार है। एक तरफ तो सरकार हर रोज नया कानून बनाती है, उस पर जितने इंतजाम करने चाहिए वो सरकार करती नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद की जुबानी लड़ाई जारी है। नवीन जयहिंद ने योगेंद्र यादव के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। जयहिंद ने कहा कि अभी पार्टी की ओर से इस बारे में फैसला नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल पार करते वक्त एक युवक नदी में बह गया। युवक बाइक से पुल पार कर रहा था। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। तेज धार में उसकी बाइक बह गई और वो सीधे नदी में जा गिरा। तेज बहाव के चलते ना तो युवक का पता चला, ना ही उसकी बाइक मिली। युवक अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक लोगों ने युवक को पुल पार करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। यूपी के रामपुर में नदी में अचानक आई बाढ़ में 3 बच्चे बह गए, जिनमें से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने रामपुर में काफी नुकसान पहुंचाया है। दर्जनों गांव पानी में डूब गए। कई गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया। मुरादाबाद की रामगंगा नदी पिछले 3 दिनों से उफान पर है। उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी मुरादाबाद की बस्तियों में पहुंच चुका है। वारसी नगर में कई घरों में पानी भर गया है। पानी के चलते कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के चलते नदी के किनारे पर कटान शुरू हो चुका है। नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फसलें पानी में डूब गई हैं। प्रशासन के मुताबिक नेपाल ने 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके चलते यहां पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ का प्रकोप ओडिशा के कई जिलों तक पहुंच गया है। जाजपुर और कालाहांडी में कई गांव पानी में डूब चुके हैं। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ में पुल बहने से कलिमाती और जोबा के बीच संपर्क टूट गया है।
महाराष्ट्र का विदर्भ, जो कभी सूखे से जूझ रहा था, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात झेल रहा है। गढ़चिरौली के नदी नालों में पानी भरने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। लखनऊ कांड में महिला के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की 2 किडनी होने की बात लिखी है, जबकि पीड़ित परिवार का दावा है कि महिला ने एक किडनी अपने पति को दे दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उंगली उठाने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजी स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। बेंगलोर के बाद अब बेंगलोर में एक छात्रा यौन शोषण की शिकार हुई है। 12वीं की छात्रा ने स्कूल के टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। विरोध करने पर टीचर ने उसे कम नंबर देने का दबाव डाला था। कानपुर में पुलिस ने मोती झील पार्क में छापा मारा, जिससे बचने के लिए लड़कियां इधर उधर भागने लगीं। रेप रोकने के लिए पुलिस ने प्रेमी प्रेमिकाओं के ठिकाने बने पार्कों पर छापा मारा। इस दौरान कई लड़कियों की पुलिस से झड़प भी हुई। वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर कृष्ण मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर पर पत्नी को पीटने का आरोप है। पिटाई की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। प्रोफेसर बीएचयू के हिंदी विभाग में तैनात हैं। फेसबुक के जरिए एक और महिला ठगी की शिकार हुई है। देहरादून में ओएनजीसी में तैनात क्लास 1 ऑफिसर की पत्नी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। महिला को ट्रस्ट के लिए विदेश से 70 करोड़ की मदद का वादा किया गया था। 70 करोड़ का सपना दिखाकर ठगों ने महिला से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ले लिए। यूपी में रेप की घटनाएं थम नहीं रही। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में एक लड़की को अगवा कर 3 दिन तक गैंगरेप किया गया। घटना 17 जुलाई की है। 21 जुलाई को लड़की घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। संभल के चंदौसी तहसील में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की खबर सामने आई है। गांव के 2 युवकों ने लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप का शिकार बनाया। पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। यूपी के हाथरस में एक महिला की लाश मिली है। महिला की उम्र 30 के आसपास है। पुलिस को सड़क किनारे खेत से बैग मिला था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव किसका है और उसकी हत्या के पीछे कौन है। दिल्ली में मणिपुर के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। कुल 4 आरोपी इस केस में पकड़े जा चुके हैं। पहले के 3 गिरफ्तार युवकों को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। 5वां आरोपी अभी तक फरार है। 2 दिन पहले 5 लोगों ने दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। गाजियाबाद के वैशाली में एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से गिरकर एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला एक टीवी चैनल में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर काम करती थी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये महज हादसा था या कुछ और। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में 77 साल के एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों को शक है कि पड़ोस के युवक ने घर में घुसकर हत्या की ये वारदात की है। पड़ोसी युवक से कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग का झगड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान और आसनसोल में 24 घंटे के अंदर 2 बच्चियों से रेप की वारदात सामने आई है। बर्धमान के मेमारी में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। रेप के आरोप में 52 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना आसनसोल की है, जहां 7 साल की बच्ची से रेप किया गया। रेप की खबर को सुनकर पुलिस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। मुंबई से सटे विरार में एक महिला की सूझबूझ से मिलावटखोर पकड़े गए। दूध पीने के बाद महिला के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर जागी पुलिस ने जब दुकान पर छापा मारा तो दूध में मिलावट का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के साणंद में पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के लिए एटीएम जैसी अनोखी मशीन लगाई है। थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर लोग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन में शिकायत करने पर सीधे एसपी और एसएसपी तक शिकायत पहुंच जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज आज से होगा। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई शूटर विजय कुमार करेंगे।
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी अहम भूमिका निभाएंगे। आज होने वाली इस ओपनिंग सेरेमनी में सचिन यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में हिस्सा लेंगे।